हेलो एवरीवन, मैंडेरिन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। ऑलरेडी टेलीग्राम के चैनल पे हमने आपके लिए और अपने यूट्यूब के पोर्टल पे भी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए। अच्छी बात ये है कि इस डिफेंस टेक्नोलॉजी के नोट्स के अंदर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो 15 मार्च जो हमने कट ऑफ ली है, क्योंकि एक्सपेक्टेड एग्जाम अभी 5 तारीख को आपके हैं, 5 और 6 को। उसके लिए बेस्ट विशेस। तो 15 मार्च के बाद तो कोई मतलब नहीं बनता कि उसके बाद का कोई कंटेंट आपसे एग्जाम पूछा जाए। अब वो जो कंटेंट है वो आपको अवेलेबल करा दिया सिंगल सोर्स के अंदर। तो फर्स्ट हैंड आपके पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसी को थोड़ा सा लुक्रेटिव और आपके दिमाग में चीजें छप जाए उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है डिफेंस टेक्नोलॉजी का। और जनरली हमने देखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो लेटेस्ट डाटा से आते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज डाटा अपने पास रखिए, अगर पीपीटी भी जरूरत होगी तो आप प्लीज बता दीजिए, वो भी आपको दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफेंस टर्म में ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम में रोल है वो हो गया मिसाइल और ड्रोन्स का। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा था, फिर ईरान की 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास है, हिजबुल्लाह है, हाउतीज है, वो और इजराइल, उसके साथ में यूएस मिला, और उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सारे इवेंट ने ड्रोन्स को, मिसाइल्स को हर जगह न्यूज में रखा है। सबसे पहले जो मिसाइल्स होती है वो 2 प्रकार की होती है, उसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और उसमें एक है क्रूज मिसाइल और दूसरी है बैलिस्टिक मिसाइल। बहुत क्लीन ढंग से यहाँ पे आपके सामने स्पष्ट कर रखा है। मैं मोटा मोटी आपको पहले एक चीज समझा देता हूँ होता क्या है। अब आप देखो क्रूज मिसाइल क्या होती है। ये क्रूज मिसाइल वो होती है बहुत कम रेंज की होती है, बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती। जैसे अगर आपने सुना होगा अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, और कह रहे हैं कि भारत जो है अग्नि 6 पे भी काम कर रहा है। और इसके अलावा आपने सौर्य मिसाइल का नाम सुना है, सूर्य मिसाइल का नाम सुना है। ये जितनी मिसाइल है जो लॉन्ग रेंज की है। इसके अलावा अगर आपने समुद्र के अंदर जो हम नेवी के अंदर यूज करते हैं तो उसके अंदर आपने K4, K15, K6 इन सब के नाम सुने होंगे, जिसको हम सागरिका कहते हैं। तो जितनी मिसाइल्स है ये सब जो लॉन्ग रेंज की है उसे जनरली हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। बैलिस्टिक का कहने का मतलब क्या है कि सर इस मिसाइल को जहां से भी हम छोड़ते हैं, जनरली जमीन से छोड़ा गया या समुद्र से, जब आप वहां से उसको छोड़ते हो तो वो जनरली हमारे वातावरण से बाहर जाती है, और वातावरण से बाहर जाने के बाद दोबारा ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से दोबारा अंदर प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद ये अपने जो इंटेंडेड टारगेट होता है उसको हिट करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल का गुण होता है। तो जनरली क्या होगा, ये पृथ्वी से उठेगी, एक पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, मैथ की टर्म है, पैराबोला बनता है, तो पैराबोलिक पाथ के माध्यम से ये जाती है ऐसे, और ऐसे जाके अपने टारगेट को हासिल करती है। एक बात ये होगी। दूसरा, इसके अलावा एक इसकी खास बात है कि जनरली जब हम इसको छोड़ते हैं तो जिसका एंगल बनता है वो 45 डिग्री के आसपास बनता है। ऐसा क्यों होता है कि 45 डिग्री का? क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बनाने से ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कई बार अग्नि 5 को हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये हो गया कि जो मिसाइल करीब करीब 5000 किलोमीटर से ऊपर जा सकती है। और जनरली एक MTCR करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, जिसके माध्यम से ये कोशिश की गई कि भारत जैसे देश तो कहीं ना कहीं मिसाइल्स को और ज्यादा डेवलप ना कर सके। तो अब यहाँ पे आते हैं। तो जो मैंने बातें करी वो आपसे बैलिस्टिक के बारे में करी, और दूसरी मिसाइल कौन सी है? क्रूज मिसाइल। तो क्रूज क्या है? बैलिस्टिक समझ गया, जो पैराबोला में चलती है, जो 45 डिग्री में एक एंगल के माध्यम से टेंजेंट बनता है उसके माध्यम चलती है। इसके अलावा ये अंतरिक्ष से बाहर जाती है, और अंतरिक्ष से बाहर जाने के बाद वापस ग्रेविटी के साथ आती है और फिर ये हमला करती है। मोटा मोटी ये बात होगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अगली 1, 2, 3, 4, 5। इसके अलावा आप सौर्य, सूर्य या फिर सागरिका किसी का भी नाम बता सकते हैं। अब दूसरी मिसाइल जिसकी बात करते हैं वो है क्रूज मिसाइल। क्रूज का सबसे फेमस एग्जांपल भारत के पास है ब्रह्मोस। हमने इसको ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया, और दुनिया के अंदर बहुत सारे राष्ट्र हैं जिसको खरीद रहे हैं। उसमें से आपके इंडोनेशिया है, उसके बाद आपके फिलीपाइंस है, इसके अलावा आर्मेनिया भी इसकी बात कर रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ क्रूज को लेकर हमारी बातचीत चल रही है। नो इश्यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्रूज मिसाइल मोस्टली जो हमारे पास है उसमें 2 है, एक निर्भय और एक ब्रह्मोस। और क्रूज मिसाइल की खास बात क्या होती है कि ये मान के चलो कि जनरली एक आम आदमी की हाइट होती है 1.5 से लेके 1.8 मीटर, और अगर कोई लंबाई 7 फीट का आदमी है तो उसकी हाइट हो जाएगी करीब करीब 2 मीटर के आसपास। ये जो मिसाइल है क्रूज मिसाइल, ये आप मान के चलो कि 10 मीटर की हाइट से भी उड़ सकती है, धरती से 10 मीटर, यानी कि बिल्डिंग्स के बीच में से भी निकल सकती है। लेकिन उसकी स्पीड होती है क्रूज मिसाइल की, वो जनरली कम होती है, ताकि जब धरती के धरातल के आसपास से निकले तो ये मैनूवर कर सके, लेफ्ट राइट घूम सके और अपने अटैक को हासिल कर सके। तो ये सब सोनिक होती है। इसकी स्पीड कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल कम होती है। ये टेरेन जो होता है, नेचुरल ज्योग्राफी होती है, उसके आसपास से निकलती है। और
इसमें एक खास बात होती है, दूरी कम तय करती है, लेकिन इसका मेन होता है कि ये रडार वगैरह को चकमा देने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल रडार को चकमा देने में सक्षम क्यों नहीं है? अरे मिसाइल उठी और वो आसमान में गई, बहिर्मंडल में गई और फिर वापस आके गिर रही है, बहुत टाइम मिलता है, तो उसको ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन उसके पास स्पीड बहुत होती है, तो स्पीड जब होगी तो उसको डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता है। ये कुछ बातें हैं। अब अपन क्लियर यहां पे देख लेते हैं। पहला परिभाषा लिखा है, तो दोनों के अंदर नेविगेशन सिस्टम होता है, ये कम दूरी की जाएगी और ये ज्यादा दूरी पे, ये आपके वायुमंडल में बाहर जाके वापस आती है। नेक्स्ट लिखा है उड़ान का पथ। मैंने आपको बता दिया जो क्रूज मिसाइल है वो धरती से बहुत कम ऊंचाई पर और इलाके से, ज्योग्राफी से सट कर निकलेगी। नेक्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल की बात करो तो ये बहिर्मंडल में जाएगी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये पैराबोला के पाथ के माध्यम से जाएगी और जब वापस गिरती है तो ग्रेविटी का इस्तेमाल भी करती है और इसके पास खुद के पास जो इसके इंजन की क्षमता है, जो इसके अंदर जो इंजन लगा है उसकी पावर यूज करके वापस आती है। नेक्स्ट बात करें रेंज की, तो मैंने आपको बताया बैलिस्टिक मिसाइल होगी तो उसकी रेंज ज्यादा होगी, तो यहां पे आपको दिखा है 5000 किलोमीटर या इससे अधिक रेंज की मिसाइल्स भी भारत बना रहा है या भारत के पास बनाने की क्षमता है, पर चूंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट है इसलिए ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। नेक्स्ट बात करें इधर, तो ये कौन सी है? क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज कंपैरेटिवली कम होगी, तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास 300, 350, 450 किलोमीटर की रेंज की हमारे पास क्रूज मिसाइल्स थी। उसके अंदर चाहे निर्भया बोल दो, चाहे ब्रह्मोस का पहला वर्जन बोल दो, लेकिन अब धीरे धीरे भारत ब्रह्मोस की जो हमने सफलता हासिल करी है, इस कारण से हमने ब्रह्मोस के कई और वेरिएंट बनाने के ऊपर काम चल रहा है और उसी के अंदर जो ब्रह्मोस 2 जिसकी बात चल रही है उसकी रेंज 850 से 900 किलोमीटर की बात चल रही है। क्लियर है? तो ये हो गया आपकी रेंज की बात। अब एग्जांपल्स की बात करें तो क्रूज के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ब्रह्मोस का और निर्भय का, कोई डाउट नहीं है सर, ब्रह्मोस और निर्भय दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रेंज है अभी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा तुरंत देखेंगे हम कौन से वेरिएंट है क्या है, क्योंकि अभी जो टॉपिक कर रहे हैं वो दोनों का डिफरेंस है और लगभग हर एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ये फंडामेंटल सवाल है, इस प्रकार की 2 ही मिसाइल होती है तो आने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि बैलिस्टिक के अंदर अग्नि नाम ले लो, सौर्य ले लो, सूर्य ले लो, किसी प्रकार के मिसाइल का आप नाम ले सकते हो, सागरिका वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ज्यादातर जो भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जो मिसाइल्स है वो कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ईरान के अंदर ऑलरेडी जो आप देख रहे हो तो ईरान भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज कर रहा है। पाकिस्तान के पास भी अच्छी खासी मिसाइल्स है, फतेह वगैरह, वो जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? हमने यहाँ पे दिया है अवरोधन या इंटरसेप्शन। भाई इसको क्या कोई रोक सकता है? क्या कोई इसको ट्रैक कर सकता है? हाँ, ट्रैक तो दोनों को किया जा सकता है, लेकिन इसकी स्पीड स्लो है, ठीक है, तो आसान होगा ट्रैक करना, परंतु स्पीड स्लो होने के साथ ये ज्योग्राफी के बहुत क्लोज, हमारे जो वातावरण के बहुत नजदीक उसके अंदर चलती है, तो कई बार इसको वहां पे किल करना आसान नहीं होता, डिस्टेंस कम है इसका, ये एक और नया चैलेंज है। लेकिन ब्रह्मोस की बात करो तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन इसको इंटरसेप्ट करना, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। अभी आपने देखे होंगे हम जब बात कर रहे हैं इन मिसाइलों की, अब इन मिसाइलों को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें हैं वो डेवलप की जा रही है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एयर डिफेंस सिस्टम। अब एयर डिफेंस सिस्टम की जब बात करते हैं तो अपने पास दिमाग में जहन में मिसाइल आती है, S-400, बराक, आकाश, पृथ्वी, ये सब हमने नाम सुने, ये बिल्कुल हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। परंतु आपको यह समझना होगा कि भारत इनसे बड़ी चीजें बना रहा है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें एक है सुदर्शन चक्र। भाई भारत का प्लान है कि हम मल्टी लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, इस 4 लेयर का एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, उसको हमने नाम दिया सुदर्शन चक्र। क्योंकि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और जो हमारा पौराणिक इतिहास है वहां पे हमें ऐसे पात्र मिलते हैं, उन्हीं का उदाहरण लेके सुदर्शन चक्र को इन्होंने लिया कि वो किसी भी चीज को, आने वाली चीज को भेद सकता था, रोक सकता था, तो इसलिए हमने क्या नाम रखा है? सुदर्शन चक्र। जो सुदर्शन चक्र है 2035 तक हमारा प्लान है कि भारत अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बना लेगा। ऐसा है कि हमारे पास आज नहीं, आज है, आज हमारे पास एक्सो और एंडो, वातावरण के अंदर आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए भी है और वातावरण से बाहर भी रोकने के लिए, मिसाइल्स को रोकने के लिए हमारे पास सिस्टम्स है। पृथ्वी एयर डिफेंस का नाम सुना होगा आपने, पृथ्वी 1, 2, 3। इसके अलावा आपने अश्विन का नाम सुना होगा, तो बेसिकली वो सारे एयर डिफेंस है। इसके अलावा हमने रशिया से S-400 लिया। अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से लिया, हमको बहुत यूएसए ने तंग किया, और जब हमने यूएसए ने हमको तंग किया तो हमने यूएसए को बोला कि ये हमारे भारत के राष्ट्र के हित के लिए जरूरी है, क्योंकि देखो हमारे एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, दूसरी तरफ कौन बैठा है? चीन बैठा है, और ऐसी स्थिति में भारत के पास अपना डिफेंस सिस्टम होना जरूरी है। अगर आपको तकलीफ अपना दे दो, तो अमेरिका ने बोला था कि हमारे पास थार्ड है। क्या है? थार्ड। आप पहले थोड़ा सा इसको देख ही लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो अमेरिका ने बोला हमारे पास क्या है? थार्ड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम।
क्या बोला उसने? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, बोला ये ले लो। ओके, फिर उसने बोला ये नहीं चाहिए, तो हमारे पास क्या है? पैट्रियट। ये एक डिफेंस सिस्टम हो गया। ये दूसरा, ये ले लो, ये भी किसके पास है? अमेरिका के पास है। उसने बोला ये नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं। तीसरा एक और, अभी प्रेजेंटली जब आपने नाम सुना होगा आया अपना ये ग्रीनलैंड का, तो ग्रीनलैंड को लेकर के यूरोप और अमेरिका के बीच में द्वंद्व चला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोला ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, मैं लेके रहूंगा। तो जब ऐसी बातें बोली तब उसने बोला था ग्रीनलैंड के ऊपर मैं गोल्डन डोम एस्टेब्लिश करूंगा। कौन सा? सोने का कवच, गोल्डन डोम। तो ये 3 एयर डिफेंस सिस्टम इस दुनिया में, ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये तीनों डिफेंस सिस्टम किसके हैं? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और प्रेजेंटली अभी न्यूज में है, क्योंकि इसका यूज हो रहा है। अगर अमेरिका नहीं कर रहा तो किसी कंट्री को बेचा है, और ईरान तो इसको कर ही रहा है। अब इसमें भी खास बात क्या है कि थर्ड का एग्जाम में सवाल आपके RS 2024 के अंदर पूछा गया था, 24 या 23 में पूछा गया था। तो आप समझ लो कि उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात चल रही थी। अब ये हो गए। अब इसके अलावा ये तो किसके हो गए? यूएसए के। अब दूसरे और देख लेते हैं। इसी प्रकार से एक और डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है डेविड स्लिंग। क्या नाम है उसका? डेविड स्लिंग। ठीक है, स्लिंग मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा गुलेल होती थी, उसी प्रकार से डेविड स्लिंग है। ये किसका है? तो ये डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। ठीक है, इसके अलावा ना सिर्फ इजराइल के पास ये है, बल्कि इजराइल के पास गोल्डन डोम तो किसके पास है? यूएसए के पास। लेकिन आई से इजराइल और आई से आयरन डोम। क्या हो गया? आयरन डोम। तो ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, ये किसके पास है? ये भी इजराइल के पास है। जब अमेरिका के पास 3 है तो ये रुकने वाला है। इसके पास खुद के पास एक और एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम है एरो। एरो 2 और एरो 3। एरो मतलब क्या होता है? बाण ही तो होता है। तो ये सब की सब किसके पास है? इजराइल के पास है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। बाकी आप समझो कि अमेरिका के पास थर्ड है, पैट्रियट है, गोल्डन डोम है। ये तीनों की तीनों यूएसए के एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसके अलावा यदि आप बात करोगे इजराइल की, तो उसके पास डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है और साथ में एरो है। ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम किसके हैं? इजराइल के। अब ये सारे के सारे न्यूज में थे और आज यूज में हो रहे हैं। तो आप सोचो ये जो लड़ाई है वो लगभग फरवरी के लास्ट दिन स्टार्ट हो गई थी। तो आप मान के चलो कि एग्जामिनर को पता है, आपको भी पता होना चाहिए, ताकि वो अगर सवाल दे तो हम कर सके। बहुत सिंपल सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एयर डिफेंस किस कंट्री का है, नाम दे देगा। यह हसीयत क्या कर सकता है? आपको 3-4 दे देगा, मिलाने के लिए बोलेगा। तो अपने को पता होना चाहिए। बोला डन, ये हो गया। अब इसके अलावा ये तो बात होगी आपकी इसकी अमेरिका की, ये बात होगी इजराइल की, सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम इसके। अभी ईरान की बात क्यों नहीं कर रहे? ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर है और बेसिकली उसने क्या है, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम किया। जब बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम किया तो उसने एयर डिफेंस के ऊपर काम नहीं किया। इसीलिए आप देखो जो तेहरान वगैरह है उसके बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। किसके? इजराइल के और यूएसए के। भाई अभी तक हमने ऐसा क्यों नहीं सुना कि यूएसए के 2, 4, 25 एयरक्राफ्ट गिरा दिए हो? किसने? ईरान ने। या इजराइल के 10-12 एयरक्राफ्ट हैं वो गिरा दिए हो? क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम कमजोर है। इसीलिए भारत भी तो चाहता है कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत। अब इसके अलावा एक और है रशिया। तो रशिया के पास क्या है? तो रशिया के पास है S-400, इससे पहले था S-300, इसके बाद S-500 और अभी रशिया जो है वो S-600 के ऊपर काम कर रहा है। तो ये जितने भी डिफेंस सिस्टम है ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। आने वाली किसी भी मिसाइल को, ड्रोन को, एयरक्राफ्ट को, इन सबको गिरा सकते हैं। तो इन डिफेंस सिस्टम का ये जो कहां से लिया हमने इसमें से एक लिया। ये सब किसके पास है? रशिया के पास है। आपने किससे लिया? हमने कौन सा लिया था? S-400। और जिस टाइम हम S-400 ले रहे थे तो हमारे पास ऑप्शन था कि थर्ड खरीद लो। भारत ने बोला नहीं, हमारे लिए ज्यादा कंपैटिबल है और कहीं ना कहीं भारत को लगा कि रशिया हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल है, तो हमने ये ले लिया। अब ये बात हो गई एक। इसके अलावा ये रशिया हो गया, आपने यूएसए की बात कर ली, आपने इजराइल की बात कर ली, ईरान के पास नहीं है। अब और किसी की बात करें? हाँ, अभी हम बात कर लेते हैं खुद इंडिया की। किसकी बात कर लेते हैं? इंडिया। बोलो सर हमारे पास क्या है? तो आपको पता होना चाहिए साल 1983 की बात है, 1983। और उस समय हमारे पास एक बहुत ही रिनॉल्ड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अब्दुल कलाम, जो माननीय राष्ट्रपति महोदय रहे। और अब्दुल कलाम साहब ने जिन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स, विजन 2020 और विंग्स ऑफ फायर जैसी किताबें लिखी। ये जो अब्दुल कलाम साहब इस प्रोग्राम के मेन पायनियर थे। और इन्होंने 1983 के अंदर जो प्रोग्राम चलाया था उसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं दोबारा नाम बोलता हूं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेसिकली मिसाइल्स बना रहे हो।
लेकिन उस वक्त भारत ने 1983 में जब ये प्रोग्राम बनाया, हमने सबसे पहले वो मिसाइल्स बनाने का प्रयास किया जिससे हम हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सके। और उसी श्रेणी में दो मिसाइल सिस्टम बनाए, जिसमें एक का नाम था पृथ्वी और दूसरे का नाम था आकाश। जो पृथ्वी है 1, 2 और 3, और आकाश जो है 1, 2, और आपने सुना होगा आकाश नेक्स्ट जनरेशन, आकाश एस। ये सब मिसाइल सिस्टम धीरे धीरे हमने डेवलप किए। भाई ये समय के साथ हुआ है। आकाश एनजी तो आज बनी है, और अब भी जो पृथ्वी 3 बनी है उसको हम कहीं ना कहीं प्रहार से, प्रलय से बदलाव कर रहे हैं, लेकिन है तो पृथ्वी ही। क्या नाम बताया मैंने आपको? प्रहार। क्या नाम बताया मैंने आपको? प्रलय। प्रलय का भी रिसेंटली टेस्ट किया गया था। तो ये जो भारत की इनिशियल फेज में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे, और इस आकाश वाले एयर डिफेंस सिस्टम को हमने थोड़ा सा नाम बदल दिया। और क्या नाम रखा? एक का नाम रखा हमने पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, और दूसरे का नाम रखा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, या जिसे हम कई बार एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, और जिसे हम कई बार अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सारे नाम क्या है? एक ही है, पर हम थोड़ा सा क्या है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? तो हमने पृथ्वी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। उसके बाद क्या किया? इसके बाद और भी हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन आज हमने प्रोक्योरमेंट किया S-400। फिर हम मिसाइल लेके आए इजराइल से, बराक। ठीक है, कहां से ली? ये इजराइल से। ये कहां से लिया? ये लिया हमने रशिया से। और आज भारत कहीं ना कहीं दो बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कितने? दो। बीच बीच में आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको परेशानी ना हो। इसके अलावा भारत दो बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसमें एक प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुशा। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? कुशा। और दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, सुदर्शन चक्र। और एक और प्रोजेक्ट है, उसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु, भगवान विष्णु के नाम पे। अब सुनिए मेरी बात, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। तो क्या है कुशा? कुशा के अंदर हम 3 प्रकार की मिसाइल्स बनाएंगे। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और ये तीनों ही एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ही है। और इसके अंदर हमारी मिसाइल नंबर 1, मिसाइल नंबर 2, मिसाइल नंबर 3, तीनों मिसाइल बनेगी, और इनकी रेंज होगी 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर तक। अब चूंकि बनी नहीं है तो ये रेंज याद नहीं करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कुशा के अंदर हम 3 प्रकार की मिसाइल का डेवलप कर रहे हैं। और ये मिसाइल जब डेवलप हो जाएगी, इनका प्लान है कि प्रोजेक्ट कुशा को साल 2028 से लेके 29 तक डेवलप कर लेना है। और इस पीरियड में यदि डेवलप होगी तो हम इसका इस्तेमाल, इसको इंटीग्रेट कर देंगे सुदर्शन चक्र में। और सुदर्शन चक्र क्या है? प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के माध्यम से भारत एक मल्टी लेयर, कैसा? मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिसके अंदर एटलीस्ट 4 लेयर होगी। और भारत चाहता है कि आखिर कब तक विदेशों के ऊपर निर्भर रहेंगे, कब तक S-400, कब तक बराक खरीदते रहेंगे? क्यों ना अपनी खुद की मिसाइल्स डेवलप की जाए और इससे हम सुदर्शन चक्र को बनाएं, ताकि नीचे क्या है, आपके पास प्रलय हो जाएगी। आज पृथ्वी है, कल प्रलय यूज करोगे। ऐसे करते 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 हम सुदर्शन चक्र डेवलप करें। तो विष्णु क्या है? अब नई प्रकार की मिसाइल्स चाहिए। प्रोजेक्ट विष्णु इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बताऊंगा। मैंने इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा डाल रखा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए कुछ नई प्रकार की मिसाइल्स चाहिए, जिसके अंदर हमारे भारत की 2 मुख्य एजेंसियां हैं, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक भारत डायनामिक लिमिटेड। ये दोनों जिनके लगभग जो सारा काम है वो भारत के साउथ इंडिया के अंदर लोकेटेड है। तो वो दोनों प्रोजेक्ट विष्णु के ऊपर काम कर रही है। ये यहाँ पे सूचना इंपॉर्टेंट थी। ये सारे करंट में चीजें चल रही है। आई होप आप में बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे, तो प्लीज इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, सुन लें, बात कर लें। स्टिल कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ लें। और जो रेफरेंस नोट्स दे रखे हैं, जो आपको टेलीग्राम पे डाल रखे हैं और अपने ऑफिशियल इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर भी है, उन सबको आप एक बार जरूर फॉलो कर लें। डन। अब आते हैं अपन बेसिक, बैक टू बेसिक। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे हमने जो मेन बात करी आपकी मिसाइल्स की, इनमें हमने इनका परिभाषा देख ली थी, इसका उड़ान का पाथ देख लिया, रेंज देख लिया, इसके उदाहरण देख लिए, और कौन इसको इंटरसेप्ट कर सकता है, कैसे देख लिया। अब आती एक्यूरेसी या सटीकता। तो आखिर सटीकता कैसी है देखते हैं। तो सटीकता की बात करो तो हमारे पास खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है, जिसको हम IRNS कहते हैं या फिर नाविक कहते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या जिसको हम नाविक कहते हैं। नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो ये 2 फुल फॉर्म जनरली आपको पता होनी चाहिए। जब आप हमारे इसी साइंस वाले मॉड्यूल में जब स्पेस टैग पढ़ोगे तो आपको स्पेस 10 के अंदर वो चीजें कवर होगी, जहां आप नाविक और इसका जो हमारा IRNSS है, इन दोनों के मॉड्यूल की हम बात करें।
यहां पे अपने डिफेंस की बात कर रहे हैं। इसलिए अब इन दोनों की सटीकता की मुख्य बात क्या है कि ये नेविगेशन के आधार पे काम करती है, तो अच्छी एक्यूरेसी है। अब मैं कैसे कह दूं और आप क्यों मान लो कि एक्यूरेसी है? अरे ब्रह्मोस को देखो ना, ब्रह्मोस ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वो कायराना हिल्स वाला जो अटैक सबको पता है, हालांकि डिफेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली बोला कि ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ था, हम भी यही मानते सर नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रह्मोस का यूज किया था। पाकिस्तान ने बोला, दुनिया ने बोला, हमने बोला, और हमने यूज किया, कुछ एक्यूरेसी रही होगी, तभी तो आप देखो ना फिलीपींस, इंडोनेशिया, आर्मेनिया, वियतनाम ऐसे राष्ट्र बोल रहे हैं कि सर प्लीज हमको आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए। भाई उनके पास दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, आप रशिया से जाकर खरीद लो, चीन से खरीद लो, जापान से खरीद लो, आप अमेरिका से खरीद लो, इजराइल से खरीद लो यार, जिसके पास खुद के पास इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है। भारत से क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि भारत विश्व में शांत रहने वाला देश है, परंतु शांत रहने का मतलब ये नहीं उसमें शक्ति नहीं है, शक्ति बहुत है। इसी शक्ति का उदाहरण है ब्रह्मोस, और जिसको उन्होंने खरीदने का ऑफर दिया है, और भारत बोल रहा हम आपको देंगे, क्योंकि भारत बोल रहा अब कहीं ना कहीं हमारा भी नया रूप देखो। तो उसी कारण से मैंने आपको बोला कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, नेविगेशन सिस्टम बहुत शानदार है, लेकिन रेंज कम है, 350 किलोमीटर तक जाती है। और आपको मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप रेंज को याद करो, आप पेलोड को याद करो। क्यों ये नहीं करना है? अरे मान लो एक मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर जा सकती है, लेकिन 1000 किलोमीटर वो 500 केजी वजन लेके जा सकती है। अब मान लो उसी मिसाइल में मैं 500 केजी वजन कम कर दूं, मैं उसको 100 केजी चढ़ा के भेज दूं, तो वो मिसाइल 1000 के बजाय 1100 किलोमीटर जा सकती है। और वो जो मिसाइल 500 के लिए लेके जा रही है, मान लो उसको मैंने 1000 केजी का बॉम्ब लगा दिया मिसाइल के अंदर, तो मिसाइल जो 1000 जा रही थी वो 700 किलोमीटर जा पाएगी। क्योंकि अगर रेंज बढ़ानी है तो पेलोड कम करना पड़ेगा, और जैसे ही आप पेलोड बढ़ाओगे तो रेंज उसकी कम हो जाएगी। आप समझ गए? तो इन दोनों का एक दूसरे से विपरीत संबंध है। इसीलिए रेंज और पेलोड, पेलोड मतलब भार, कितना बॉम्ब का वजन लेके जा सकती है, इन दोनों का एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। पेलोड बढ़ेगा तो रेंज कम हो जाएगी, पेलोड कम होगा तो रेंज बढ़ जाएगी। इसीलिए रेंज और पेलोड दोनों को बहुत ज्यादा हार्ड लाइन नहीं रहता है। 100-200 किलोमीटर तो बहुत नॉर्मल है। ये होगी बात। इसी प्रकार से अब जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम क्या है, जो बहुत दूरी तक, अब आप यहां से 5,500-6,000 किलोमीटर दूर कोई मिसाइल भेज रहे हो, तो उसकी एक्यूरेसी तो कम होगी ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो वो इसीलिए ज्यादा एक्यूरेसी किसकी होती है? क्रूज मिसाइल की, जिसका उदाहरण ब्रह्मोस है। कम एक्यूरेसी किसकी होती है? एक्यूरेसी कम होने का मतलब ये कहीं नहीं है कि मिसाइल सक्सेसफुल नहीं है। एक्यूरेसी कम होने का मतलब ये क्रूज मिसाइल की तुलना में एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है। लास्ट आया हमारा लागत और वॉरहेड। देखो भारत के पास तो सब चीजें सस्ती है। अगर हम मंगलयान भेज सकते हैं जितने में एक मूवी नहीं बन सकती, तो वो तो बहुत छोटी बात है। अब आप इन बातों को समझो कि यहां पे जब आप लागत और वॉर हेड की बात कर रहे हैं तो ये तो कॉस्ट कम है, लेकिन यदि आपको वॉर हेड देखना है तो आपको ध्यान रखना कि ये जो कंपैरेटिवली अब ये भी परमाणु लेके जा सकता है, ये भी लेके जा सकता है, अलग अलग कुछ नहीं है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वॉर हेड का मतलब वही है बॉम्ब। कोई न्यूक्लियर लेके जाएगा, कोई कन्वेंशन लेके जाएगा, कोई ग्लाइड बॉम्ब लेके जाएगा, सब कुछ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्रूज और बैलिस्टिक, जिसका आपको मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज दे दिया। यहां से प्रश्न आता है, इसको प्लीज ढंग से समझना, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा तो बाकी चीजें रह जाती हैं। अब इसके बाद तो नॉर्मल बेसिक मिसाइल्स के नाम है, और तो क्या है, ये तो सारा मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। जिसने नहीं लिया प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, आपके सामने ये रुका हुआ ही है, एक तरह से आप रोक सकते हो खुद। अब आते हैं अपनी कि हमारे पास कौन सी मिसाइल्स है, हमने क्या डेवलप किया। अब बहुत ज्यादा पुरानी मिसाइल्स नहीं डाली है मैंने आपके सामने। क्यों? अरे एग्जामिनर नया डाटा देगा, नई मिसाइल्स डेवलप हुई है, जो पिछले 10 साल में डेवलप हुई उसको देगा, जो हमने बहुत पहले कर ली उसकी जानकारी होनी चाहिए, पर ये नहीं खाली उसी के बारे में जाने। सबसे पहले हमारे पास पृथ्वी है, उसके बाद हमारे पास पृथ्वी 2 है, और उसके बाद हमारे पास पृथ्वी 3 है। कौन सी है? पृथ्वी 3। थोड़ा सा प्लीज फॉलो करना, ठीक है। अब जो पृथ्वी 1 है इसकी रेंज है 150 किलोमीटर के आसपास, पृथ्वी 2 है इसकी रेंज है 250 से 300 किलोमीटर के आसपास, और जो पृथ्वी 3 है इसकी रेंज है 350 से 400 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 ये दोनों आर्मी एयरफोर्स यूज करती है, और पृथ्वी 3 ये पर्टिकुलरली इंडियन नेवी यूज करती है। और इसीलिए जब इंडियन नेवी यूज करती है तो इसका नाम हमने क्या रखा है? धनुष। क्लियर है यहां पे? अब दूसरा, इन तीनों को पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 जो तीनों की तीनों बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इन बैलिस्टिक मिसाइल का हमने इस्तेमाल किया, और इससे हमने एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। क्या बनाया? एक एयर डिफेंस, जिसका नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया 1983 के अंदर अब्दुल कलाम साहब की लीडरशिप के अंदर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था। उस मिसाइल के अंदर ये हमारा पहला एयर डिफेंस सिस्टम था, और आज हमने इसको इफेक्टिवली अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी यूज किया। तो ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर एक नया वर्ड और ऐड हो गया है, जिसका नाम है आकाश तीर, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आपको सुदर्शन चक्र बताया था, जिसके अंदर हम मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं,
उसका जो दिल है, उसका जो हार्ट है, वो आकाश तीर है। अब आकाश तीर क्या है, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो अब ये बात होगी, ये हो गई। तो सर इसके बीच में एक नया नाम आ गया यहाँ पे, क्या नाम है? प्रहार। तो भाई पृथ्वी तो आपने बहुत पहले बनाई, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम इन चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं। जब इनको इंप्रूव कर रहे हैं तो जो पृथ्वी 1 है इसको हमने रिप्लेस करने का प्लान है। किस मिसाइल से? तो प्रहार। तो अब पृथ्वी तो पृथ्वी है, पृथ्वी को जो बदल के आप नई मिसाइल रखोगे उसका नाम होगा प्रहार। तो ये भी हमारी मिसाइल है और ये हमने डेवलप कर ली, बात खत्म। अब दूसरा, सर प्रहार तो हो गया, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा था कि एक मिसाइल और उड़ी जिसका नाम था प्रलय। क्या नाम था उसका? प्रलय। खबरों में क्यों थी प्रलय? देखो प्रलय भी क्या, प्रलय क्या है? प्रलय क्या करेगी? जो ये आपकी पृथ्वी 2 है इसको रिप्लेस करने का प्लान है। भाई आने वाले समय के अंदर पृथ्वी 1 को कौन रिप्लेस कर देगा? प्रहार। पृथ्वी 2 को रिप्लेस कौन कर देगा? आपका प्रलय। इस प्रकार से। लेकिन आपको यह समझना होगा प्रलय न्यूज में क्यों था, कि प्रलय को एक ही गाड़ी के पीछे कैनिस्टर, समझते हो कैनिस्टर होता है खोखा। खोखा इन द सेंस क्या होता है कि जैसे अपन कई बार कोई फटाखा लेके आते हैं दिवाली को छोड़ने के लिए, अब फटाखे के अंदर आपने ऊपर रॉकेट रखा, लेकिन उसके नीचे कोई ना कोई चीज रखते हो ना, आप उसका कार्टून कह सकते हो, उसको आप उसका कैनिस्टर कह सकते हो। तो मिसाइल है अंदर, लेकिन मिसाइल के ऊपर एक कवर लगा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? कैनिस्टर। तो प्रलय जो है वो कैनिस्टर से छोड़ी जाती है। और दूसरी खास बात क्या है कि एक ही कैनिस्टर से लगातार एक ही जगह से हमने 2 प्रलय मिसाइल छोड़ दी, एक ही लोकेशन से। बहुत बड़ी बात है, हर किसी विश्व में ये कंट्री में टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत के पास थी तो हमने ये करके दिखाया। बेसिकली आपको याद रखना, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 जो नेवी के पास है, नेवी का वेरिएंट है, और इसके बाद पृथ्वी 2 को रिप्लेस करने के हम प्रलय लेके आ रहे हैं, पृथ्वी 1 को रिप्लेस करने के लिए प्रहार लेके आ रहे हैं। इनकी रेंज वगैरह सब धीरे धीरे, एक प्रत्युष भी है जो भी इसके अंदर, हम प्रत्युष भी पृथ्वी को रिप्लेस करने के लिए ला रहे हैं। जो इसमें बेटर होगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे, बात खत्म। इसके अलावा ये हो गया, ये मैंने आपको इसके डिफेंस सिस्टम बता दिया। तो नीचे हमने यही बताया। अब हमने लिखा है कि शॉर्ट रेंज की है। अब शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल क्यों है? क्योंकि भारत के पास तो सर 5,500 से ऊपर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी है। तो जो 5,500 से ऊपर की बैलिस्टिक रेंज है उसको हम लॉन्ग रेंज बोलेंगे। अब जो मिसाइल आपके 700-800 किलोमीटर तक जा रही है उसको हम शॉर्ट रेंज बोलेंगे, और जो 5,000 से बीच में और जो आपके 2,000-1,000 से ऊपर चलेगी उसको मीडियम रेंज बोलेंगे। आपको समझ आ गया? तो मीडियम रेंज की बैलिस्टिक में ये शॉर्ट रेंज की होगी, आगे बात करेंगे मीडियम रेंज की। हो गया, बात खत्म। तो प्रहार की बात कर ली, पृथ्वी की बात कर ली, पृथ्वी 2 की बात कर ली, धनुष की बात कर ली, ये हो गया। बाकी ये सब टैक्टिकल वेपन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको केवल दिखाने के लिए कि हम सोचते हैं मिसाइल बहुत बड़ी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मिसाइल बहुत छोटी भी हो सकती है, डिपेंड है कि आपका वॉरहेड कितना लेके जाएगा, कितना इफेक्टिव होता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके लिए। अब नेक्स्ट, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और प्रहार। तो मैंने आपको बढ़िया ढंग से बता दिया कि ये जो हमारी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है इनकी अलग अलग रेंज है। यहाँ जैसे 150 किलोमीटर लिखा है, यहाँ आपको 350 लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि रेंज थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, और उसका रीजन बेसिकली पता है, क्योंकि ये जो 500 केजी लिखा है, अगर ये 100 ही केजी लेके जाएगा तो ऑटोमेटिक इसकी रेंज 350 किलोमीटर पहुंचेगी। और इसके ऊपर 1000 केजी लिखा हुआ है, मान लो ये 1500 केजी लेके जाएगा तो इसकी रेंज और कम हो जाएगी। तो रेंज को फोकस नहीं करना है, क्योंकि साथ में पेलोड भी तो है। अब नेक्स्ट, धनुष की बात कर ली, मैंने बता दिया कि जो पृथ्वी 3 है वो 350 किलोमीटर रेंज है, और जब उसको हम यूज करते हैं तो वो उसका नेवल वेरिएंट है, उसको हम धनुष बोलते हैं। डन, क्लियर? अब ये हो गया, आपका सब कुछ क्लियर हो गया। धनुष नेवी यूज करती है। प्रहार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पृथ्वी 1 को रिप्लेस करने के लिए बहुत ही हॉलिस्टिक तरीके से बना के दिया आपको। इसमें आपको किसी प्रकार की परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको ढंग से समझ लो तो सफिशिएंट है। क्योंकि आखिर एग्जामिनर को क्या चाहिए? एग्जामिनर को उसके प्रश्न का आंसर चाहिए। और अपन सोचते हैं कि सर हमारे जो पुराने वाले नोट्स हैं उससे प्रश्न आ जाएगा। अरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जान है इसके अंदर, एक लिविंग सब्जेक्ट है। हर दिन विश्व के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, भारत के अंदर हो रहा है। हमारे इतने मिनिस्ट्रीज, इतने डिपार्टमेंट, इतनी फैक्ट्रियां लगी हुई है, तो कर क्या रही है? वो जो कर रही है वही भारत की रणनीति है, और वो रणनीति हमारे एग्जाम पेपर्स में आती है, और तभी तो आप देखो कट ऑफ कम होती है। इसलिए प्लीज रीड गुड कंटेंट, उसको फॉलो करना है। ओके, अब इसके बाद प्रलय मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। ये जो आप देख रहे हो, ये जो डीआरडीओ ज्यादातर इसका योगदान होता है, और इस डीआरडीओ के योगदान के अंदर ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है? कि ये आप देख रहे हो कैनिस्टर के अंदर डली हुई है। कैनिस्टर इस कार्टून को बोलते हैं जो मिसाइल डली हुई है, और ये मिसाइल्स है जो अभी हमने रिसेंटली 2 मिसाइल एक साथ छोड़ी, और यही प्रलय मिसाइल है जो किसको रिप्लेस करेगी? पृथ्वी को रिप्लेस करेगी। हो गया बता। रेंज आपको 500 किलोमीटर, रेंज के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। इस प्रलय में 2-3 खास बात है, और ये पृथ्वी से कैसे अलग है मैं बताता हूं आपको। थोड़ा सा आप मेरी बात को फॉलो करना। आपने बोला सर ये पृथ्वी को रिप्लेस करेगी, तो सर पृथ्वी में खराबी क्या है, और ऐसा क्या है कि पृथ्वी से हमें प्रलय की तरफ जाना पड़ रहा है? आप सुनो, पृथ्वी कैसी मिसाइल है? सर ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। वेरी गुड।
तो ये कैसी मिसाइल है सर? ये बैलिस्टिक मिसाइल तो है, लेकिन इस बैलिस्टिक के अंदर कॉसी बैलिस्टिक के गुण भी हैं। कैसे? कॉसी। क्या मतलब है सर कॉसी? कॉसी का मतलब क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जैसे वातावरण में ऊपर जाकर के फिर ऐसे गिरती है, इसको कई बार आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। कॉसी का मतलब क्या होगा? ये साथ में मैन्यूवर कर ले, थोड़ा सा इसमें क्रूज वाले कुछ हल्के लक्षण आ जाए, या फिर अपने आप को रास्ते से भटका के फिर कहीं से लेके आ जाए, ताकि अच्छे रिजल्ट दे सके, जो आपका ऑपरेशन है, जो एम है, उसको हासिल कर सके। तो ये इसीलिए इसको क्या बनाया हमने? कॉसी। एक बात तो ठीक है सर, ये अच्छी बात है। दूसरा, जो आपका पृथ्वी है, इसके अंदर भाई आपके चलने के लिए आपको फ्यूल डालना पड़ेगा ना, आपको नीचे इंजन तो लगाने पड़ेंगे। इतनी स्पीड से आप इन मिसाइलों को भेज रहे हो तो क्या करोगे? तो हमारा जो इसके अंदर इंजन है वो सॉलिड है, जो इसके अंदर फ्यूल है वो कैसा है? सॉलिड है, मतलब कि ठोस है। अब ठोस है, इसको हमने प्रलय के अंदर क्या बना दिया है? द्रव अवस्था के अंदर। यानी कि अब जो इसके अंदर इंजन है वो किस प्रकार का है? लिक्विड इंजन है। फ्यूल है वो कैसा है? लिक्विड है। इस कारण से ये इसके अंदर और अपने आप में विशिष्ट हो गई। दूसरा, इसकी रेंज क्या थी सर? ये तो सर 150 से लेके 350 किलोमीटर तक, या हमने इसकी रेंज को 500 किलोमीटर तक कर दिया। हालांकि रेंज है आगे पीछे हो सकती है, लेकिन फिर भी तो ये पृथ्वी से प्रलय का जो शिफ्ट हुआ है उसके पीछे मेन। दूसरा, पृथ्वी को आप एक जगह से एक ही छोड़ सकते हो, लेकिन प्रलय को आप एक जगह से 10 छोड़ दो। ये हमने हमारी तकनीक अभी रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई है, इस कारण से विशिष्ट है। यही बात आपको मैं समझा रहा हूं कि क्यों प्रलय आपको पता होना चाहिए। डन? तो ये कॉसी बैलिस्टिक है, बहुत ये पैतरेबाजी यानी कि मैनूवर कर सकती है, दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है इसको रोकना, और फिर डीआरडीओ तो बनाता ही बनाता है, मोबाइल लॉन्चर से इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। हो गया क्लियर? अब दूसरी एक और मिसाइल है जिसका नाम हमने रखा है शौर्य। बहुत इंपॉर्टेंट है शौर्य। शौर्य क्या है? पहली बात, शौर्य जो है ये एक आपकी हाइपरसोनिक है, मतलब इसकी स्पीड बहुत शानदार है। किसे कहते हैं हाइपरसोनिक? नॉर्मली जो साउंड की गति होती है उसको बोलते हैं सोनिक, उसके ऊपर है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, उससे ऊपर है यानी कि अगर 5 मैक की स्पीड से साउंड ट्रेवल कर रहा है उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, और यदि 1 मैक जो कि साउंड की गति है उससे नीचे कोई चीज ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं सबसोनिक। अभी तक जितनी मिसाइल्स हम देख रहे थे कई इसमें सबसोनिक। ये जो मिसाइल्स है वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, ये 3 मैक 4 मैक 5 मैक यानी कि हाइपरसोनिक तक जाने की कैपेसिटी। ये हो गया इसकी बात। दूसरा, एक और हमारा प्लान है कि ये जो शौर्य मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया, आप देख सकते हो ये भी कैनिस्टर में डाली हुई दिख रही है आपको, कैनिस्टर के अंदर ये ऊपर खोखा दिख रहा है आपको, कैनिस्टर में डाली हुई। ये जो मिसाइल है इसकी रेंज बढ़ाती है। अभी तक पृथ्वी वगैरह 350 किलोमीटर है, पृथ्वी का जो तीसरा वेरिएंट नेवी यूज कर रही है धनुष, उसकी भी 350 किलोमीटर, इसकी रेंज 700-800 किलोमीटर तक, और ज्यादा पेलोड लेके जा सकती है। तो इसलिए शौर्य इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में बताना चाहिए। एक और मिसाइल है जिसका नाम है सूर्य। क्या मिसाइल उसका? सूर्य। तो और सूर्य को और शौर्य को दोनों अलग है। ये जो है ये कौन है? शौर्य है। इन दोनों को अलग रखना। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या बताया? शौर्य बताया, सूर्य नहीं बताया। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, ओके, ताकि चीजें जंबल ना हो। अब इसके बाद जो मेन हमारी मिसाइल है वो आती अग्नि सीरीज। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि प्राइम और अग्नि 6 की बातें भी चल रही है। तो वो हो गया, ठीक है। अब अग्नि की बात करते हैं। तो इनमें बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ आराम से भी देख सकते हैं। बताता हूँ कैसे। तो अग्नि 1 पीछे थी, आप इनकी रेंज याद करो। अग्नि 1 लगभग 1000 किलोमीटर, अग्नि 2 लगभग 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास, अग्नि 4 लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास। 200-400 किलोमीटर आगे पीछे आपके प्रश्न में कैसे क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से कर सकते हो, क्यों? पेलोड डिफरेंट होता है। अब उसके बाद अग्नि 5 लगभग 5500 किलोमीटर के आसपास, वहां जाकर के एक सीमा है, और अग्नि 6 जिसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन इसके बीच में एक नाम और आता है जिसका नाम है दिव्यास्त्र, जिसको हम मिर्व टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली अग्नि 3, अग्नि 2, 3, 4 हमने ये सब बात की। इसके अंदर बेसिकली जो इंजन है बहुत दूर जाता है, तो है सॉलिड इंजन इन सब में, लेकिन सॉलिड भी कई प्रकार के, एक में 1 है, एक में 2 है, तो मतलब डबल आपने इंजन लगा रखे हैं। एक सॉलिड इंजन खत्म होगा, उसका पेलोड नीचे गिर जाएगा, फिर दूसरा वाला सॉलिड इंजन चलेगा, तो ऐसे। तो इसमें इंजन किस प्रकार के हैं? सॉलिड। इसमें सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है। अब मेन जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका अग्नि 5, जिसे हम गेम चेंजर भी कह रहे हैं, पर उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस अग्नि 5 के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है दिव्यास्त्र। कहीं लिखा है इसके अंदर? मेंशन नहीं किया, ये रहा दिव्यास्त्र। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि दिव्यास्त्र क्या है, क्योंकि आपसे एग्जाम में अच्छी चीजें पूछी जा सकती है। अब अग्नि 5 जो है इसको हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है।
5500 किलोमीटर बहुत होते हैं, चीन की किसी भी हद तक हम जाकर इससे अटैक कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचो हिंदुस्तान का साउथ से लेकर नॉर्थ तक डिस्टेंस कितना है, लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास। आपकी मिसाइल चाहे आप दिल्ली से छोड़ोगे ना, तब भी पूरे के पूरे चाइना को कवर कर ले। उसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये हमारी मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि 5। एक तो खास बात क्या है, इसकी रेंज 5500 किलोमीटर तक आसपास। दूसरा, बहुत सारा पेलोड लेके जा सकती है। आप इसके साथ न्यूक्लियर वेपन भेज दो, आप इसके साथ कन्वेंशनल वेपन भेज दो, बहुत बड़े बड़े बॉम्ब लगा के भेज दो, 1500 किलो बहुत होता है। इसके अंदर जो इंजन है वो, मतलब मैंने आपको बताया ऑलरेडी अग्नि सीरीज में सब में ठोस इंजन है, लेकिन अग्नि 5 को ज्यादा दूर भेजना है तो इसके अंदर 3 स्टेज, सॉलिड 1, सॉलिड 2, सॉलिड 3। बात हो गई खत्म। इसके बाद इसके अंदर दिव्यास्त्र टेक्नोलॉजी। क्या है दिव्यास्त्र? दिव्यास्त्र का मतलब दिव्य अस्त्र। तो महाभारत के अंदर दिव्यास्त्र का इस्तेमाल करते थे। आप छोड़ते थे एक बाण और जाके आसमान के अंदर बाण बनते थे 10। इसको बोलते हैं दिव्यास्त्र। यानी कि हम यहां से एक अग्नि मिसाइल छोड़ेंगे, लेकिन ये अग्नि मिसाइल आगे जाके 10 बन जाएगी। अग्नि 10 नहीं बनेगी। होता क्या है कि इस मिसाइल के ऊपर हम अलग अलग पेलोड लगाते हैं, अलग अलग हथियार लगाते हैं। तो मान लो इस अग्नि के ऊपर हमने 10 और छोटे छोटे से हथियार लगा दिए, और हर एक हथियार के साथ में खुद का एक छोटा सा इंजन होता है, उसके पास कुछ ना कुछ पावर होती है। तो जैसे ये इंजन जाएगा, वो इंजन, इसके जो 10 हिस्से हैं, 10 हिस्से अलग होंगे, और अलग अलग जो 10 हिस्से हैं वो अलग अलग जगह जाके अटैक कर सकते हैं। तो मिसाइल एक भेजी, लेकिन 10 जगह जाके अटैक किया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? दिव्यास्त्र। और जो ये टेक्नोलॉजी बताई कि 1 से 10, इसको बोलते हैं मिर्व, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री लॉन्च व्हीकल। समझ गए आप? तो ये मिर्व है। तो मिशन दिव्यास्त्र बता दिया। इसके अंदर 3 से लेके 10 तक मिर्व हो सकती है। और मिर्व क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो मैंने आपको ऑलरेडी मिर्व ढंग से, मिर्व आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दिव्यास्त्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अग्नि 5 आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और ये तकनीक दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से तोड़ सकती है, क्योंकि ये आने वाली चीजों को बचाने के लिए नहीं है, ये हमारे यहां से अटैक करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए। जैसे इजराइल जब अपने यहां से अटैक छोड़ता है तो ईरान के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तहस नहस करने के लिए, ईरान जब अपने यहां से छोड़ता है तो इजराइल के जो तहस नहस करने के लिए, इसी प्रकार से कुछ काम करने का प्रयास है। तो ये होगी अग्नि 5 आपकी मिर्व। अग्नि 6 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब अग्नि 6, इसके अंदर हम 4 स्टेज का सॉलिड रखेंगे। और अब आपको एक चीज बता दूं, आखिर अभी तक क्या भारत सिर्फ इतनी ही क्षमता तक मिसाइल दूरी कर सकता है? नहीं, भारत के पास कैपेसिटी बहुत है। दिक्कत है MTCR। MTCR याद रखना इसको। इसको बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। भाई कहानी क्या है कि 1974 में हमने पहली बार अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण। फिर 1983 में भारत ने अपना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। तो बेसिकली हम मिसाइल्स बना रहे थे। उसके बाद 1998 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो हमने पोखरण में सेकंड टाइम न्यूक्लियर टेस्ट किया। दुनिया हिल गई। ये कौन आ गया भाई? अभी तक तो हम ही थे। ये भारत कहां से पैदा हो गया? वो कंट्री जो अभी 1947 में आजाद हुई, जिसके पास खाने के लिए राशन नहीं था, हमसे PL 480 नामक गेहूं लेके आते थे अमेरिका। बोले ये कौन आ गया भाई? और इसकी क्षमता की ये मिसाइल डेवलप भी कर रहा है, रोको इसको। इसको रोकने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। बोला मिसाइल बनाने के लिए कोई भी इस कंट्री को टेक्नोलॉजी नहीं देगा, मत दो। भारत ने फिर भी बना दी। लेकिन MTCR का सदस्य बनाने के लिए भारत को बाध्यता डाली। बोला आपको इससे जुड़ना पड़ेगा। इससे जुड़ने से क्या फर्क पड़ा? इसमें जब आप साइन करते हो तो इसमें लिखा है कि आप इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को डेवलप नहीं कर सकते जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे अटैक कर सके। अमेरिका यूरोप तो हमेशा डरते हैं ना भाई, रशिया से क्यों डरते हैं कि रशिया जिस दिन अटैक करेगा उस दिन हमारा क्या होगा। और यही हो रहा है। यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, 4 साल हो गए, आज तक ये यूरोप वाले डिसाइड नहीं कर सके कि हमें इस युद्ध में जाना है या हमें इस युद्ध को रोकना है या हमें इसमें यूक्रेन की हेल्प करनी है। सेम अमेरिका की भी हालत है। इसीलिए ये चाहते थे कि किसी प्रकार से ऐसी मिसाइल डेवलप ना हो जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर अटैक कर सके। तो इस MTCR की कंडीशन के कारण भारत काफी टाइम तक इन मिसाइल्स को डेवलप नहीं कर पाया। हमारे पास कैपेसिटी है, रातों रात बन भी जाती है, रातों रात बनी हुई भी है, परंतु फिर भी हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते। ये बातें हो गई मुख्य। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा अब जो मैंने आपको मिर्व बताई थी, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री लॉन्च व्हीकल,
कैसे काम करता है? एक जो कोई भी नॉर्मल मिसाइल होगी, वो मिसाइल जाएगी, आपने एक टारगेट दे रखा, उसको मारेगी, उसको बर्बाद कर देगी। ये एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल का या एक क्रूज मिसाइल का काम है। जब आप मिर्व की बात करते हो तो मिर्व जाती है और इस मिर्व के अंदर बहुत सारे अलग अलग आपके क्या लगे हुए हैं, वॉर हेड लगे हुए हैं। और ये जो वॉर हेड आप देख रहे हो 1 2 3 के 10 भी हो सकते हैं, और ये इसके पीछे खुद के पास अपने छोटे छोटे से इंजन है। तो ये अपने अपने हिसाब से जो इनको टारगेट दे रखा वहां जाकर के ये अटैक कर रहे हैं। तो एक ही मिसाइल ने यहाँ पे 3 को मार दिया, चाहे 10 को मार दे, चाहे 20 को मार दे। तो ये आप टिपिकल एक इसका डायग्राम देख सकते हो कि मिसाइल के अंदर अलग अलग किस प्रकार से वॉर हेड लगे जाकर के ये अटैक कर सकता है। इसी को हम मिर्व टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो आप समझिए, इस चीज को आपको ढंग से ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डन। अब ये तो हमने बात कर ली सर जमीन के ऊपर, अब आते हैं कुछ समुद्र के ऊपर और कुछ इसके अलावा अस्त्र वगैरह कुछ और मिसाइल्स बची हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब ये होगी समुद्र के लिए। समुद्र के लिए हमने के सीरीज बना रखी है। जब भी आप के देखो ना, इसका मतलब के का नाम तो पहले पता होना चाहिए। के को बोलते हैं कलाम। क्या बोलते हैं? के कलाम, क्योंकि कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान था इन मिसाइल को डेवलप। तो नेवी इनको सैल्यूट मारती है, इनको योगदान को मानती है, इस कारण से के मतलब कलाम। अब कलाम नाम की सीरीज में हमने क्या चला रखा है? K-15 है। K-15 तो बहुत कम दूरी की है, लेकिन लंबी दूरी की यदि आप बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो हमारे पास K-4 है। इसके अलावा हमारे पास K-5 और फिर हम K-6 पे काम कर रहे हैं। तो आप रेंज देख सकते हो, K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर लिखी है, K-5 की रेंज 5000 किलोमीटर और K-6 जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो 6000 किलोमीटर। तो सेम MTCR की कंडीशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म, जैसे ही वो थोड़ा सा कम हुआ और हमने यहाँ खेल करना शुरू कर दिया। अब खास बात क्या है, ये जो अरिहंत हमारे पास है, क्या है अरिहंत? अरिहंत हमारे पास एक न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाली आपकी ये पनडुब्बी है, और ना सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकती है। इस कारण से हमने बहुत सारा काम करते हुए ये सारी चीज की। अब इसको एक चीज और ध्यान रखना आप, अब जो आपकी K-15 है ना, K-15 अभी रिसेंटली आई है। मैंने आपको सौर्य की रेंज बताई थी, सौर्य मिसाइल की रेंज कितनी थी? 750 किलोमीटर। जो सौर्य मिसाइल है वो कहां पे काम करेगी? वो जमीन पे। अब जो हम बना रहे हैं K-15 जो हम काम कर रहे हैं, ये के सौर्य ही तो है, लेकिन सिर्फ ये नेवी यूज कर रही है इसको। K-15 या सागरिका कहते हैं। डन। सागर में इस्तेमाल होने वाली बातें हैं ये सब। ओके, यहां आपकी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्रूज मिसाइल की बात करते हैं। तो क्रूज मिसाइल पहला नाम किसका था? निर्भय का। और निर्भय की रेंज आप जानते हो 750 से 1000 किलोमीटर ऊपर नीचे है। लेकिन क्रूज जो है सबसोनिक है, ये 1 मैक की गति से कम में ट्रेवल करती है। अब 1 मैक की गति से कम ट्रेवल करती है, लेकिन ये बहुत ही टरेन के नजदीक से होकर निकलती है, और ये क्रूज मिसाइल है तो इनकी खुद की विशेषता होती है। तो इसकी यही बात है, ये पहली ऐसी क्रूज मिसाइल थी जो हमने डेवलप करी। और इसके अलावा इसको ट्री टॉप एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ट्री टॉप क्यों? ये पेड़ है और पेड़ का ऊपर है। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली ये 10 मीटर 12 मीटर की हाइट से भी चल सकती है। तो ट्री टॉप जो है वो यहां से इसके ऊपर से निकल सकती है। छू के नहीं, मतलब निकल जाएगी इसके ऊपर से, तो नजदीक हो गया। इतनी मिसाइल तो कोई उड़ती नहीं है, तो इसीलिए इसको ट्री टॉप एल्टीट्यूड भी कहते हैं। 2 प्रकार के हैं, बाकी बातें खत्म है, इसमें और कुछ करने लायक है नहीं, आप क्या ही कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट सुपरसोनिक स्ट्राइकर, दैट इज ब्रह्मोस। ये देखो आप, हथियारों का हथियार, मतलब समझ गया, भारत की नई शान। तो ये है क्रूज, और ये सॉरी ब्रह्मोस एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। अब इसमें क्या है, पहले हमारे पास 300 किलोमीटर तक का डाटा था, अब हमने उसमें नए नए वेरिएंट लेके आए। तो पहला था आपका मूल ब्रह्मोस जो कि लगभग 290 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद हमने ब्रह्मोस NG बनाई, मतलब नेक्स्ट जनरेशन। इसको हमने रेंज बढ़ा दी इसकी, और ये जो NG है ना, इसको आज हम राफेल में, सुखोई में, तेजस में, हमारे जो एयरक्राफ्ट है उन सब में यूज कर रहे हैं। इवन जैगुआर में MiG-21 जो उसमें अंदर MiG-29 भी थी, इसमें से एक को तो हमने ऑलरेडी सितंबर में आउट कर दिया। फिर अभी हम काम कर रहे हैं ब्रह्मोस 2 के अंदर, जो कि 800 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज ऐसा बताया जा रहा है। तो ये हम ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट, उसकी साइज, उसका देखते हैं। लेकिन इसकी जो गति है वो निर्भय से बहुत फास्ट है। निर्भय कहां, सबसोनिक 0.7 0.8 मैक की गति चलती है, जबकि ब्रह्मोस ये 2.5 3 3.5 मैक। और यहाँ पे आपको देखो, मैंने लिखा भी कहीं आपको, ये MTCR सदस्य, MTCR के सदस्य थे इसलिए नहीं बना सकते थे, अब इसकी भी रेंज बढ़ा दी 450 किलोमीटर। ठीक है, ये बातें खत्म हो गई। अब इस ब्रह्मोस को कुछ अच्छे अच्छे नामों से जाना जाता है। एक है, इसको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। ये सबसे इसका बड़ा प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये ऐसी मिसाइल है, इसको चाहे आप शिप से छोड़ दो, चाहे आप जमीन छोड़ दो, या फिर इसको कोई सुखोई वगैरह अपने एयरक्राफ्ट फिट करें और हवा से छोड़ दे, तो ये तीनों से आप इस्तेमाल हो सकती है। दूसरा, ब्रह्मोस की एक खास बात क्या है कि हमारी खुद की नदी है ब्रह्मपुत्र, जो कि चीन से यारलुंगशांग आती है, इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर ये बांग्लादेश में गिरती है जाकर के बे ऑफ बंगाल में। और दूसरी चीन की नदी है जिसका नाम है मॉस्को
सॉरी रूस की मॉस्को, इन दोनों के नाम को मिला करके जो हमने नाम बनाया उसका नाम है ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा। तो ये हमारी ब्रह्मोस है जिसको आज के टाइम में कौन सी कंट्री मांग रही है ये भी आप ध्यान रखना। तो एक है वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, फिर फिलीपाइंस, ये तीन तो आपके एशियन कंट्रीज हो गई, और इसके अलावा आर्मेनिया बोल रहा है हमें भी दे दो। तो हमने इन तीनों के साथ तो हमारी डील हो गई है। आर्मेनिया का भी हम सोच रहे हैं क्योंकि आर्मेनिया को हम ऑलरेडी पिनाका वगैरह दे चुके हैं, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। डन। अब आगे आपकी लास्ट में रुद्रम। कहां गए भाई रुद्रम? रुद्रम क्या है? रुद्रम एक हमने मिशन चलाया था, उसको चलो बाद में बात करेंगे, पहले रुद्रम को बताता हूं। इसको बोलते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल। क्या होता है? मान लो कोई रडार लगा हुआ है, रडार जब काम करता है ना, दुश्मन का रडार है, रडार जब काम करता है तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशन छोड़ेगा। आप मोबाइल यूज करते हो ना, मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल कुछ ना कुछ तो रेडिएशन छोड़ेगा, उसको हीट सिग्नेचर बोल सकते हैं। तो वो जो मोबाइल आप यूज करते हो उसका जो रेडिएशन है उससे मालूम चलता है कि भाई आप कहां हो, क्या हो। तो यही जो हमारी रुद्रम है वो क्या करती है, दुश्मन के रडार, दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं वो जब कहीं ना कहीं अपना एक रेडिएशन छोड़ते हैं, विकिरण छोड़ते हैं, ये उस विकिरण को पकड़ती है और उसको तहस नहस करती है। इसीलिए हमने इसको रुद्रम बोला है, या इसको एंटी रेडिएशन मिसाइल भी कहते हैं। बहुत खास इसकी विशेषता है। सेम 350 किलोमीटर इसकी गति 5.5 मैक तक जा सकती है, सब कुछ कर सकती है। काम कैसे करती है वो देखो। ये आपने मिसाइल छोड़ी यहां से एक एयरक्राफ्ट से, ये छोड़ दी सर, क्या नाम है इसका? रुद्रम। ये जा रही है, ये अपनी बात सैटेलाइट से कर रही है। करते करते सैटेलाइट ने इसको बताया कि यहाँ कुछ ना कुछ है। जैसे यहाँ आपको ये शिप दिख रहा है एक नेवी का, ये जो शिप है इसका एक रडार लगा हुआ है, रडार वो सिग्नेचर भेज रहा है। तो ये क्या कर रही है, इसके पास खुद के पास अपनी एक कैपेसिटी होती है, ये उससे इस हीट को पहचान रही है। जैसे ही इसको मालूम चला कि यहाँ पे ये गया और इसको बर्बाद करती है। ये काम है किसका? रुद्रम का। इससे होता है क्या, दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको बर्बाद करते हो। रडार बर्बाद हो गया आपका। जैसे हवाई जहाज जहां से उड़ते हैं तो एटीसी होती है वो कंट्रोल करती है, आपने एटीसी को उड़ा दिया तो बहुत सारी चीजें आप बर्बाद करते हो, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये दुश्मन के रडार, संचार स्टेशन, हैंगर, इनको पिन पॉइंट हद से नट कर सकती है। इसको हमने एंटी रेडिएशन मिसाइल किया, टेस्ट वगैरह कर चुके हैं, सब कुछ अप्रूव हो रखी है। इंपॉर्टेंट है रुद्रम, नाम याद रखना, ठीक है। अब एक चीज जिसे हम कहते हैं ट्राइड, न्यूक्लियर ट्राइड। न्यूक्लियर ट्राइड मतलब क्या है? वो राष्ट्र जिसके पास क्षमता है कि वो न्यूक्लियर हथियारों को ना सिर्फ जमीन से बल्कि हवा से, पानी से, सब जगह से छोड़ सके। तो यहां देखो आप, जमीन से आपने पास क्या ऑप्शन है, एक तो अपनी पृथ्वी मिसाइल है, एक अग्नि मिसाइल है। इन दोनों ही मिसाइलों के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन न्यूक्लियर हथियार लगा सकते हैं और ये चले जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, हवा के अंदर आपकी जो ब्रह्मोस है, रुद्रम है, या कोई भी मिसाइल है, सुखोई है, उस सुखोई के अंदर फिट कर दो, उसके अंदर न्यूक्लियर हथियार लगा दो, वो जाके अटैक कर सकता है कहीं पर। तीसरा है समुद्र के अंदर आपकी अरियंत वगैरह कोई पनडुब्बी है, उसके अंदर आपने सागरिका लगा रखी जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस है, वो जाके अटैक करते हैं। इसको हम ट्रायड कहते हैं और यही वो चीज है जो भारत को मजबूत बनाती है। लेकिन भारत एक इंपॉर्टेंट राष्ट्र है और हमारी जो न्यूक्लियर नीति है उसके अंदर पहला प्रिंसिपल है नो फर्स्ट यूज, मतलब पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और भाई राजनाथ सिंह जी ने इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट भी दिया था, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत परमाणु हमले अगर कोई एक बार करेगा ना, उसको ढंग से सबक सिखाएगा, लेकिन भारत कभी भी पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हमारी शक्ति भी है और कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं हमारी कमजोरी भी, परंतु अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि कमजोरी बनी हो। 1974 से लेकर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक कर सके। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं हमारी शक्ति है। तो और इस न्यूक्लियर ट्राइड को 2018 के अंदर जब हमने अरियंत को अपने बेड़े में शामिल किया तो सोच पूरा हो गया था। क्लियर है? इस प्रकार से एक मोटा मोटी आपको मैंने एक जिस्ट दे दी। इसके बाद इसकी क्लासेस और होगी। तो ये डिफेंस टैग की शुरुआत जो आपके सामने करिए वो इसलिए करिए ताकि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकें, पिन पॉइंट हेड के साथ आप उन चीजों को समझ सकें। बस आपसे मेरा यही निवेदन है कि जो चीजें मैंने बताई उनको थोड़ा सा ढंग से समझें कि ये चीजें राष्ट्र के लिए किस प्रकार सफलता की कुंजी है, हमें भी हमारे एग्जाम के लिए इसको सफलता की कुंजी बनाना है। इन सब के साथ बेस्ट विशेष, अगली क्लास के लिए बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।